नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल बनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि अभी मुख्य परीक्षा 2019 का आयोजन किया जा रहा है, उसी को ध्यान में रखकर कल जैसे कि एथिक्स का पेपर है, तो आज हमने एथिक्स के कुछ प्रमुख 3 मार्कर प्रश्न एवं 6 मार्कर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो जल्दी जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये हमारा जो वीडियो 2020 की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर भी बनाया गया है, जिसमें हमने एथिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है। उसके पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि आप हमारी मुख्य परीक्षा के नोट्स, प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की विशेष पीडीएफ एवं यूनिट 9 एवं 10 की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही किफायती दामों में। चलिए चलते हैं, आज हम चर्चा करते हैं कुछ 3 मार्कर एवं 6 मार्कर प्रश्नों पर, जो कि एथिक्स के एग्जाम में आने की इनकी प्रायिकता सर्वाधिक है। लोक सेवा के प्रमुख कार्यों को लिखें। प्रोवाइट के अनुसार लोक सेवाएं प्रशासनिक संगठन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा सरकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है। इसके प्रमुख कार्य हैं, पहला तो है परामर्श देना लोक सेवा का, दूसरा है नीति निर्माण, तीसरा है नीति निर्माण के पश्चात नीतियों का क्रियान्वयन, और चौथा है अर्ध न्यायिक कार्य, पांचवा है सार्वजनिक सेवाओं को संपन्न कराना, छठवां है प्रशासनिक कार्य क्षमताएं वृद्धि करना, सातवां है नियोजन संबंधी कार्य। तो यह लोक सेवा के प्रमुख कार्य हैं परामर्श देना, नीति निर्माण, नीतियों का क्रियान्वयन, अर्ध न्यायिक कार्य, सार्वजनिक सेवाओं को संपन्न करना, प्रशासनिक कार्य क्षमता में वृद्धि करना, नियोजन संबंधी कार्य। इसके बाद का जो प्रश्न है, विकसित और विकासशील देशों में लोक सेवाओं में अंतर बताएं। विकसित देश मुख्यतः संबंधित देश की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विचारधारा से संबंधित होती है, एवं विकासशील देश में अधिकांशतः 15वीं सदी के पश्चात उपनिवेशवाद का परिणाम है। लोक सेवकों में उत्तरदायित्व की भावना है। विकसित देश में विकासशील देशों में लोक सेवक प्राय कमजोर एवं अहम भाव से ग्रसित होते हैं। विकसित देशों में विशेषज्ञ सेवाओं को महत्व दिया जाता है, जबकि विकासशील देशों में समानज्ञ अधिकारियों को प्रभुत्व रहता है। विकसित से यह देश भी उन देशों से तात्पर्य है जो विकास को प्राप्त कर चुके हैं, और विकासशील देश से तात्पर्य वह है जो विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। विकसित देशों में कार्य निष्पादन मूल्यांकन व्यवस्था सुदृढ़ होती है, जबकि विकासशील देशों में कार्य निष्पादन मूल्यांकन मात्र औपचारिकता होता है। इस प्रकार से हमने विकसित और विकासशील देशों में लोक सेवकों के बारे में अंतर के बारे में जाना। सूचना के दायरे से बाहर आने वाले विभाग कौन कौन से हैं, तो ऐसे 22 संगठन हैं जिनसे सूचना नहीं मांगी जा सकती। पहला तो है खुफिया ब्यूरो, दूसरा प्रवर्तन निदेशालय, तीसरा एनएसजी, चौथा आईटीबीपी, पांचवा डीआरडीओ, छठवां है सीमा सड़क विकास संगठन, सातवां है वित्तीय खुफिया इकाई, आठवां है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, और नौवां में सशस्त्र सीमा बल। यह ऐसे संगठन हैं जिनसे किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांगी जा सकती है। पहला है सशस्त्र सीमा बल, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, तीसरा वित्तीय खुफिया इकाई, चौथा सीमा सड़क विकास संगठन, पांचवा डीआरडीओ, सातवां आईटीबीपी, नौवां एनएसजी, 10वां है प्रवर्तन निदेशालय, और 11वां है खुफिया ब्यूरो। इस प्रकार से हमने इनके बारे में विस्तृत चर्चा की, और साथ ही साथ हम आपको एक पुनः यहाँ पर बताते हैं कि ऐसे 22 संगठन हैं जिनसे सूचना नहीं मांगी जा सकती है। आदर्श आचार संहिता के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? जैसा कि कहा जाता है, यथा राजा तथा प्रजा। भारत जैसे देश में मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, सरकारी कर्मचारियों के लिए आदर्श आचार संहिता में निम्न तत्व हैं: ईमानदारी, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा। किसी भी प्रकार से अधिकारी को हमेशा सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहन देना चाहिए और हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। हर कार्य में पारदर्शिता होनी चाहिए और ईमानदारी से कार्य करने चाहिए। कमजोर वर्गों के लिए सहानुभूति, मितव्ययिता, उत्कृष्ट सेवा, लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण, मूल्य और तटस्थता, जिनके अंतर्गत ईमानदारी, पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, मितव्ययिता, उत्कृष्ट सेवा, लक्ष्य आधारित दृष्टिकोण, मूल्य एवं तटस्थता, यह प्रमुख कुछ आचार संहिता के प्रमुख तत्व हैं। इसके बाद का जो हमारा 6 मार्क का प्रश्न है, उसके बारे में भी हम देखते हैं। 6 मार्क का प्रश्न के अंतर्गत हमने देखा है कि जिसमें हम कुछ प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे, और साथ ही साथ हम आपको उपयोगी जानकारी दे दें कि आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन करके हमारे वीडियो की निःशुल्क पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो पहला 6 मार्कर है, दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय विचारधारा का वर्णन कीजिए। पुस्तक राष्ट्र जीवन की समस्याओं
दीनदयाल जी ने अपने आर्थिक चिंतन में अंत्योदय की दिशा दिखाई है। सोर्स जो है वह उनकी पुस्तक है राष्ट्रीय जीवन की समस्याएं, उससे लिया गया है। दीनदयाल जी ने अपने आर्थिक चिंतन में अंत्योदय की दिशा दिखाई है, भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसकी आने की संभावना सर्वाधिक है। अंत्योदय जिसका अर्थ है समाज की सबसे निचली पंक्ति के व्यक्ति तक, अंत्योदय का अर्थ है समाज की सबसे निचली पंक्ति के व्यक्ति तक आर्थिक विकास का पहुंचना अंत्योदय कहलाता है। अंत्योदय की आवश्यकताएं हैं भारतीयकरण, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, सत्ता एवं वित्त का विकेंद्रीकरण। अंत्योदय की 3 आवश्यकताएं हैं। पहली तो है भारतीयकरण, दूसरा है आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, तीसरा है सत्ता एवं वित्त का विकेंद्रीकरण। अंत्योदय आर्थिक लोकतंत्र है। दीनदयाल जी ने अंत्योदय के लिए लोकतंत्र को आवश्यक मानते थे। लोकतंत्र राजनीति में अंतिम व्यक्ति की सहभागिता का आश्वासन देता है। लोकतंत्र जैसे कि तत्पर जनता का, जनता के लिए, जनता के साथ। दीनदयाल जी अंत्योदय के लिए लोकतंत्र का आवश्यक मानते थे। लोकतंत्र राजनीति में अंतिम व्यक्ति की सहभागिता का आश्वासन देता है। अंत्योदय अर्थात आर्थिक लोकतंत्र से तात्पर्य जिस प्रकार राजनीति में प्रत्येक का वोट का मापदंड है, उसी प्रकार अंत्योदय में प्रत्येक के काम को मापदंड है। इस दृष्टि में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु वह न्यूनतम वेतन, धन व आय का न्यायोचित विवरण तथा सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है। तो इस प्रकार से हमने जाना अंत्योदय के बारे में। सर्वप्रथम तो कि समाज के सबसे निचले पंक्ति के व्यक्ति तक आर्थिक विकास का पहुंचना अंत्योदय कहलाता है। इसकी आवश्यकताएं हैं भारतीयकरण, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, सत्ता एवं वित्त का विकेंद्रीकरण। अंत्योदय अर्थात आर्थिक लोकतंत्र। अंत्योदय से जिस प्रकार राजनीति में प्रत्येक का वोट का मापदंड है, उसी प्रकार अंत्योदय में प्रत्येक के काम का मापदंड होता है। इस दृष्टि से आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हेतु वह न्यूनतम वेतन, धन व आय का न्यायोचित विवरण तथा सामाजिक सुरक्षा आवश्यक है। इसके बाद का जो हमारा इंपोर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद का वर्णन कीजिए। समाजवादी चिंतक लोहिया एक राजनीतिक योद्धा हैं, देशभक्त व स्वतंत्र चिंतक थे। प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, इनकी प्रमुख पुस्तक। लोहिया को भारत में समाजवाद के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। समाजवाद की स्थापना के लोहिया के 4 आधार मानते हैं। पहला तो 4 आधार है समाजवाद की स्थापना के। पहला है समानता, दूसरा है लोकतंत्र, तीसरा है अहिंसा, चौथा है विकेंद्रीकरण। समाजवाद की स्थापना हेतु वह न केवल राजनीतिक विकेंद्रीकरण बल्कि आर्थिक विकेंद्रीकरण पर भी बल देते थे। इनके अनुसार छोटी मशीनों के उपयोग को महत्व देना चाहिए, जिससे कम पूंजी लगाकर भी अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाए एवं उन्हें आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो। अन्य कुटीर लघु उद्योगों को आवश्यक मानते थे लोहिया जी। सरकारी श्रम और ग्राम स्वराज महत्वपूर्ण अंग थे। नवीन समाजवाद में किसानों से किसी प्रकार का कर न लिया जाए। वे सामंतवादी व जमींदारी के खिलाफ थे। इनके अनुसार जोतने और बोने वाले का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने वितरण व उपभोग की समानता पर बल दिया है। इस प्रकार से समाजवाद की स्थापना हेतु वह न केवल राजनीतिक विकेंद्रीकरण बल्कि आर्थिक विकेंद्रीकरण पर भी बल देते थे। इनके अनुसार छोटी मशीनों के उपयोग को महत्व देना चाहिए, जिससे कम पूंजी लगाकर भी अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए। अन्य के अंतर्गत कुटीर लघु उद्योगों को आवश्यक मानते थे। सहकारी श्रम और ग्राम स्वराज महत्वपूर्ण अंग थे। नवीन समाजवाद में किसानों से किसी प्रकार का कर न लिया जाए, इसके पक्ष की, और वे सामंतवादी व जमींदारी के खिलाफ थे। उनके अनुसार जोतने और बोने वाले का अधिकार होना चाहिए। इन्होंने वितरण व उपभोग की समानता पर बल दिया है। लोहिया समाजवाद के लिए राष्ट्रीयकरण को महत्वपूर्ण साधन मानते थे। इस प्रकार लोहिया के समाजवाद पर गांधीवादी का प्रभाव दिखाई देता है। इस प्रकार से हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद के वर्णन के बारे में जाना, जिसके आधार है समानता, लोकतंत्र, अहिंसा एवं विकेंद्रीकरण। साथ ही साथ हमने दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय विचारधारा के बारे में भी जाना, उसकी आवश्यकताओं की एवं उसके अर्थ के बारे में भी हमने विस्तृत चर्चा की। और साथ ही साथ हमने जो 3 मार्कर प्रश्न देखे हैं, उन 3 मार्कर प्रश्नों के अंतर्गत हमने बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे कि भारत की आचार संहिता के प्रमुख तत्व, सूचना के दायरे से बाहर आने वाले विभाग, विकसित और विकासशील देशों में लोक सेवाओं में अंतर एवं लोक सेवाओं के कार्यों के बारे में जाना। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स से परचेस करें। हमारे जो नोट्स हैं बहुत ही किफायती दामों में उपलब्ध हैं एवं टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। धन्यवाद।